स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं C4 पाथवे, C4 साइकिल, या इसे हैट्स-लेक पाथवे भी कहते हैं। ये हैट और लेक जो है साइंटिस्ट का नाम है। तो जब हम C4 पाथवे या C4 साइकिल या हैट्स-लेक पाथवे की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये पाथवे होता है C4 प्लांट्स में। किसमें होता है? C4 प्लांट्स में। अब C4 प्लांट्स क्या होते हैं? C4 प्लांट्स एक एडवांस टाइप के एंजियोस्पर्म्स हैं। आपको ये समझना होगा कि C4 प्लांट्स जो है वो हमारे पास एक तरह से, हम बात कर रहे हैं कि ये प्लांट्स मेनली कौन है? एंजियोस्पर्म्स है ना। इसका मतलब इनमें रूट, स्टेम और लीफ होगा। तो आपको बताना होगा कि जो C4 प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती है उनमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी, जिसे कि हम क्रेंच एनाटॉमी का नाम देते हैं, वो पाई जाती है। क्रेंच एनाटॉमी जो है वो किसमें मिलती है? हमें इन प्लांट्स की लीव। ये आपको समझना होगा कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनके अंदर आपको मिलेगी क्या? क्रेंच एनाटॉमी। ठीक है। जब हम क्रेंच एनाटॉमी की बात करते हैं तो बात आती है कि क्रेंच एनाटॉमी का मतलब क्या है। हम बताएं कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लांट है। इस प्लांट पर मान लीजिए कि ये इसकी एक लीफ है। इस लीफ का अगर हम टीएस देखें तो लीफ के टीएस में एक तो आप बताएंगे अपर एपिडर्मिस और एक बताएंगे लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जिसे कि हम एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, और दूसरी हमारे पास है बच्चे लोअर एपिडर्मिस, जिसे कि हम एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। तो आप बताएंगे कि ये एपिडर्मिस कैसी है? तो हम बताएंगे ये है अपर एपिडर्मिस। ये ये हम बताएंगे लोअर एपिडर्मिस। और आपको समझना होगा कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का ये जो टिश्यू होता है इसे हम मीजोफिल टिश्यू का नाम देते हैं। आप याद करिए जब C4 पाथवे से पहले हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे ना C3 के बारे में, C3 के बारे में, तो तब हमने ये डिस्कशन भी किया था कि भाई मीजोफिल्स क्या होती हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा चल के, जब मैं आपको C3 से पहले पूरा इंट्रोडक्शन बता रहा था उस टाइम पे। तो मीजोफिल लीफ में पाई जाने वाली फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, तो इन्हें हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। यहाँ सेंटर में आपको बताना होगा कि एक जाइलम और एक फ्लोएम, जिसे कि वेस्कुलर बंडल कहते हैं, वो अपने पास प्रेजेंट है, जो कि लीफ में वास्तव में वेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप इसका टीएस पढ़ेंगे तो ये सेंटर में आपको ये दिखने लग जाएगा। दूसरी बात आपको समझनी है कि भाई इस जाइलम फ्लोएम मीन्स वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बड़े साइज की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन सेल्स का नाम होता है बंडल शीथ सेल। क्या नाम होता है? हम बताएंगे इन सेल्स का नाम होता है क्या? बंडल शीथ सेल्स। और इन बंडल शीथ सेल्स के आप बताइए कि भाई ये जो लेयर्स हैं, एनसीईआरटी कहती है वन और सेवरल लेयर्स, मतलब एक या एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती है बंडल शीथ सेल्स की। और इनके चारों तरफ ये जो सेल्स आपको मिलेंगी बच्चे, ये जो सेल्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ स्फेरिकल साइज में ऐसे छोटी छोटी, इन सेल्स को हम बोलेंगे कि भाई ये सेल्स है मीजोफिल सेल्स। कैसी सेल्स हैं? तो हम बताएंगे कि इन सेल्स को हम बताएंगे कि ये सेल्स कौन सी सेल्स है। तो हम बोलने वाले हैं कि भाई ये सेल्स को मीजोफिल सेल्स है। सही है। अब जो बंडल शीट सेल्स होती है ना, इनके अंदर एक तो आपको याद करना है कि मोर, और दूसरा याद करना है लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। मीजोफिल सेल्स में बंडल शीट सेल्स की कंपेयर में क्लोरोप्लास्ट के नंबर भी ज्यादा होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का साइज भी बड़ा है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि C4 प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन मीन्स ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो इन्हीं सेल्स में होता है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम इसी में प्रेजेंट है। मतलब ये जो लार्ज, जो हम बता रहे हैं कि ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो आपको बताना होगा कि इन क्लोरोप्लास्ट रुबिस्को इज प्रेजेंट। तो इनके क्लोरोप्लास्ट में कौन प्रेजेंट है? रुबिस्को प्रेजेंट है। तो इसका मतलब C3 साइकिल इन्हीं सेल्स में होता है। C3 साइकिल इन्हीं सेल्स के अंदर होगा। कौन सी सेल्स में होगा? तो आप बताएंगे कि ये जो आपके पास सेल्स हैं बंडल शीट सेल्स, इनके अंदर ज्यादा और बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो ज्यादा और बड़े क्लोरोप्लास्ट हैं इनके अंदर प्रेजेंट है रुबिस्को एंजाइम, और इसी रुबिस्को एंजाइम की वजह से यहाँ पर कौन सा साइकिल चलेगा? C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल। और आप बताइए कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल ही वो प्रोसेस है जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा।
ये आपको समझनी है बात, ठीक है। जब हम C4 साइकिल की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि C4 साइकिल जो है वो दो टाइप की सेल्स में चलता है। कितने टाइप की सेल्स में चलता है? तो हम बताएंगे दो टाइप की सेल्स में चलता है। उनमें से एक सेल का नाम लीडोफिल सेल और दूसरी सेल का नाम बंडल शीथ सेल है। ये कौन सी सेल है? तो बताइए कि ये लीडोफिल सेल और दूसरी सेल का नाम तो आप बताएंगे बंडल शीथ सेल है, ठीक है। अब आपको समझना है कि लीडोफिल और बंडल शीथ सेल्स में एक बेसिक सा डिफरेंस और है कि जो बंडल शीथ सेल्स होती है उनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो लीडोफिल सेल्स की कंपेयर में आपको बताना है कि थिक होती है। ये ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल ऑफ द बंडल शीथ सेल इज थिकर एज कंपेयर टू लीडोफिल सेल, सही है। तो सेल वॉल इनकी कैसी है तो हम बताएंगे इनकी सेल वॉल जो है ये सेल वॉल आप बताइए एक से थिक, कैसे बताएंगे? थिक। और साथ ही साथ आपको बताना है कि ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल बताइए इम्परमिएबल है और गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए सेल वॉल क्या होती है बताइए? इम्परमिएबल होती है। कैसी होती है? इम्परमिएबल। इससे गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये सेल वॉल कैसी है? थिक है। और थिक होने की वजह से गैसेस जो है वो इजीली इस सेल वॉल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि जो सेल वॉल है वो तो चलो ठीक है, हमें समझ आता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट तो दोनों ही सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लीडोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं और बंडल शीथ सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट लीडोफिल सेल की कंपेयर में बड़े होते हैं। आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। तो आप बताइए कि ये इसका हमने क्या बनाया है? तो हम बताएंगे कि ये हमने बनाया है क्लोरोप्लास्ट। और कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है? आप बताएंगे कि ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब है कि यहाँ थाइलेकोइड्स बनती हैं, ग्रेना थाइलेकोइड्स, और साथ ही साथ यहाँ प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स, मतलब दोनों टाइप की थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल का तो हम बताते हैं कि यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है वो आप बताइए कि ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। कैसा है? ए ग्रेनल। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब है कि यहाँ केवल और केवल आप बताइए कि ग्रेना थाइलेकोइड नहीं होती है, केवल और केवल स्ट्रोमा थाइलेकोइड में प्रेजेंट होती है। यहाँ ग्रेना थाइलेकोइड है ही नहीं, यहाँ केवल स्ट्रोमा है जिनमें केवल PS1 प्रेजेंट होता है। अब आपको समझना है कि इन क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को भी प्रेजेंट है। रुबिस्को से कैल्विन साइकिल चलेगा और कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज बनेगा। रुबिस्को है, कैल्विन साइकिल चलेगा और ग्लूकोज बनेगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है बात या नहीं? अब आप ध्यान दीजिए एक बात पे कि जैसे हम कहें कि रुबिस्को एंजाइम यहाँ है, यहाँ कैल्विन साइकिल चल रहा है, तो इसको CO2 अगर मिल जाए तो ये ग्लूकोज बना ले। लेकिन यहाँ दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि सेल वॉल थिक होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज के लिए ये सेल वॉल इम्परमेबल है, तो एटमॉस्फेयर की CO2 यहाँ रुबिस्को के पास डायरेक्ट आ ही नहीं सकती। सही है बात या नहीं? यहाँ से डायरेक्ट जो है वो CO2 एटमॉस्फेयर से अंदर आ ही नहीं सकती। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर एक और है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसके पास PS2 वाली थाइलेकोइड्स नहीं है, मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं चलेगा अच्छे से, है ना। तो इसलिए क्या होगा, तो आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट जो लीडोफिल सेल के हैं वो हेल्प करते हैं बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट की। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। आप बताइए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें ग्रेना एंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड प्रेजेंट है। अब ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट हैं। दोनों प्रेजेंट है मतलब यहाँ साइक्लिक
और नॉन साइक्लिक दोनों प्रोसेस हैं। दोनों प्रोसेस हैं तो बताओ एटीपी एंड NADPH2 दोनों यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब यहां फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होकर ऑक्सीजन भी बन रही है। मतलब वो सारे काम यहां पर हो रहे हैं जो कि कहां होने चाहिए थे, लाइट रिएक्शंस के अंदर। तो कंप्लीट वर्क यहां पर चल रहा है। लेकिन आप इधर देखिए, इसके जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनमें आपको बताना है कि ओनली स्ट्रोमाथाइलेकोइड प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ कि ओनली PS1 प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ कि ओनली साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब हुआ कि यहां ओनली एटीपी फॉर्म होगा। इसका मतलब दूसरे काम वो चल ही नहीं पाएंगे लाइट रिएक्शन के प्रॉपर, है ना। यहाँ PS2 नहीं है, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब प्रॉपर वो सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली यहाँ पर थी। इसीलिए आपको समझना है कि जो मीजोफिल सेल्स है ना बेटा, वो मीजोफिल सेल्स हेल्प करने वाली हैं किसके लिए, बंडल शीथ सेल्स में केल्विन साइकिल के चलने के लिए। कैसे, आप बताइए कि इनके पास CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है PEP, 3 कार्बन का कंपाउंड है। मैं आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। आप बताइए कि ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द मीजोफिल सेल के अंदर, इसमें आकर जुड़ती है CO2। कौन सी वाली CO2, तो आप बताएंगे एटमॉस्फेरिक CO2। इस CO2 के जुड़ने में यहां पर हेल्प करने वाला एंजाइम होगा पेप्केज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, तो हम बताएंगे पेप्केज एंजाइम। ठीक है। अब आप बताइए कि जब ये पेप्केज एंजाइम यहां पर CO2 को इसमें जोड़ देगा तो 3 कार्बन PEP में 1 कार्बन CO2 का, तो टोटल 4 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और आप बताइए कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ये इसका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड किसका, हाँ C4 पाथवे का। सही है। अब आप बताइए कि इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का ये कहना है कि भाई मेरा यहां पर कार्बोक्सिलेशन हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वास्तव में एक प्रोसेस है जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है, कार्बोक्सिलेशन। ये आपको समझना होगा, CO2 का जुड़ना मतलब कार्बोक्सिलेशन। लेकिन आप इसे बताइए कि ये फर्स्ट या आप इसे बताइए इनिशियल कार्बोक्सिलेशन है। मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 जब पहली बार आकर जुड़ती है तो उसे फर्स्ट या इनिशियल कार्बोक्सिलेशन का नाम दिया जाता है। ये आपको समझना होगा। अब आप बताइए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह रहा है कि भाई मेरे पास ना CO2 वाला कार्बन है, आप मुझे किसी तरीके से कहां ले चलो, हाँ मुझे आप ले चलो बंडल शीथ सेल्स में। अगर आप मुझे बंडल शीथ सेल्स में ले चलोगे तो मैं वहां पर अपना CO2 वाला जो कार्बन है वो रिलीज कर दूंगा। और अगर वो CO2 वाला कार्बन वहां पर रिलीज हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन आप बताइए कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के लिए परमिएबल नहीं है, तो फिर क्या होगा। आप बताइए कि ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे कंपाउंड में जिसका नाम मैलिक एसिड है। ये आपको समझना है। ठीक है। ये बात NCERT में लाइन में मेंशन है, डायग्राम में मेंशन नहीं है। ठीक है। C4 पाथवे वाला जो डायग्राम है ना उसके ऊपर है, नीचे से ऊपर की और सेकंड पैराग्राफ उसकी फर्स्ट लाइन में मेंशन है कि ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो यहाँ पर हाइड्रोजन्स का यूज करते हुए, हाइड्रोजन किसके होंगे, वो NADPH2 के हाइड्रोजन्स होंगे, और उन हाइड्रोजन्स का यूज करते हुए ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। और मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड ही होता है। अब आप बताइए कि C4 पाथवे के दौरान मीजोफिल सेल्स में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से या तो मैलिक एसिड बनता है या फिर आप बताइए कि ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो एक दूसरे एसिड एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब यहां पर या तो क्या बनेगा, मैलिक एसिड, और या फिर क्या बनेगा, एस्पार्टिक एसिड। ये आपको समझना होगा कि या तो एस्पार्टिक एसिड बनेगा या मैलिक एसिड। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैलिक एसिड बनता है। बस जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन की डिमांड ज्यादा होती है वहां पर क्या बनता है,
एस्पार्टिक एसिड बनता है, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड जो है बच्चे, ये एस्पार्टिक एसिड एक अमाइनो एसिड होता है। क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है, ये आपको समझना होगा। अब आप बताइए कि मैलिक एसिड कहता है कि भाई मुझे ले चलो, आप कहां पर ले चलो? बंडल शीट सेल्स में। हमने कहा था भाई आ जाओ। अब बच्चा कहता है सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि मैलिक एसिड के लिए, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के लिए मेम्ब्रेन्स परमेबल नहीं होती। तो फिर मैलिक एसिड कैसे आया? तो आप बताइए कि मैलिक एसिड के यहाँ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है एक स्ट्रक्चर, दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। आप बताइए कि यहाँ पर हेल्प करी है किसने? प्लाज्मोडेस्मेटा ने। बच्चा कहता है फिर प्लाज्मोडेस्मेटा से मैलिक एसिड को लाइए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी तो आ सकता था। बोलो नहीं, क्योंकि जो प्लाज्मोडेस्मेटा होती है ना, इनमें भी मेम्ब्रेन्स काम करती हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स होती हैं। किसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसका मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा कोई मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर नहीं है ना? तो इसका मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं जा पाता, लेकिन मैलिक एसिड तो जा पाएगा। अब आप बताइए कि ये जो मैलिक एसिड यहाँ आया है, ये मैलिक एसिड आगे एक दूसरे एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, और उस एसिड को हम नाम देते हैं पाइरुविक एसिड। और आप बताइए कि पाइरुविक एसिड में कार्बन 3 होते हैं। पाइरुविक एसिड में कार्बन, तो आप बताइए 3 कार्बन पाइरुविक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आपके लिए समझने की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है, वो ये है कि भाई 4 कार्बन का मैलिक एसिड 3 कार्बन के पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से CO2 वाला कार्बन रिलीज हो गया। मतलब जो कार्बन आपने एटमॉस्फेयर से लेकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया था, फिर उससे मैलिक एसिड बनाया था, आप बताओ वो CO2 यहाँ पर रिलीज हो गई। साथ ही साथ आप बताइए कि मैलिक एसिड बनाते टाइम हमने NADPH2 के हाइड्रोजन्स को यूज किया था। मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड बनते टाइम जब कार्बन बाहर निकलेगा, तो आप बताओ वो हाइड्रोजन भी बाहर निकलेंगे, और उन हाइड्रोजन्स को NADP लेकर NADPH2 का फॉर्मेशन कर देगा। अब आप बताइए कि ये CO2 और ये NADPH2 केल्विन साइकिल में काम आएंगे, और ATP आप बताइए ये खुद बना ही रहा है ना? 3 चीजें चाहिए केल्विन साइकिल में। ATP खुद बना रहा है, NADPH2 रिएक्शन से आ गया, CO2 रिएक्शन से आ गया, तो केल्विन साइकिल चल गया और ग्लूकोज का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। अब समझने की एक और अच्छी चीज यहाँ पर और भी है आपके लिए, वो ये है कि भाई NADPH2 बन रहा है, बोलो हाइड्रोजन्स निकल रहे हैं। हाइड्रोजन्स निकल रहे हैं मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हम बताएंगे ऑक्सीडेटिव। लेकिन साथ में CO2 भी निकल रहा है, तो बताएंगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो आप बताएंगे यहाँ हुआ है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ध्यान रखिएगा इस बात का। मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड बनते टाइम CO2 निकला, तो बोलो डी कार्बोक्सिलेशन, और साथ ही साथ हाइड्रोजन्स निकले, तो बोलो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन पूरे प्रोसेस को नाम दे देंगे हम। लेकिन आप बताइए कि जब CO2 यहां पर केल्विन साइकिल में जाकर जुड़ेगी, तो ये होगा क्या? तो बताइए ये होगा सर कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? वेरी गुड, कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि उसी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा ही तो आगे केल्विन साइकिल का रनिंग होगी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां जो कार्बोक्सिलेशन एटमॉस्फेयर से आने वाली CO2 का हुआ था, उसको हमने फर्स्ट या इनिशियल बोला था। तो आप बताओगे कि ये हो गया है सेकंड या फाइनल कार्बोक्सिलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन आप बताएंगे बीजोफिल सेल्स में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्टेज। C4 प्लांट्स में फाइनल कार्बोक्सिलेशन या सेकंड कार्बोक्सिलेशन, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीट सेल्स बाय द एंजाइम रुबिस्को। ये ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस कैसे बनेंगी अगर C4 पाथवे पे दिया जाए? कार्बोक्सिलेशन हुआ पहले, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो सीक्वेंस बनेगी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, फिर कार्बोक्सिलेशन। तो 3 चीजें, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन और फिर कार्बोक्सिलेशन। हो सकता है एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दे कि भाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कार्बन फ्लो इन C4 प्लांट्स इज, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कार्बोक्सिलेशन, देन डी कार्बोक्सिलेशन, देन कार्बोक्सिलेशन।
मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक की बातें आपको बहुत सही से समझ में आ रही हैं और मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये भी आपका क्लियर है। अब आप बताइए कि जो पायरुविक एसिड यहां पर बना है, ये पायरुविक एसिड फिर से कहां आ गया? तो आप बताइए, मीजोफिल सेल्स में कौन से एंजाइम्स, कौन से स्ट्रक्चर की हेल्प से? तो आप बताएंगे कि उस सेल स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा। वेरी गुड, प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से। और ये पायरुविक एसिड फिर से यहां बदल जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पीईपी में। आप बताइए कि यहां पर आपके पास 2 एटीपी का एक्स्ट्रा खर्चा होता है, 2 एटीपी का एक्स्ट्रा खर्चा होता है। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां एटीपी 2 नहीं लगते। एक एटीपी जो होता है ना, उस एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकालकर बनाया जाता है एडीपी, और फिर उस एडीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकालकर बनाया जाता है एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अल्टीमेटली एक एटीपी से कितने फॉस्फेट निकले हैं? 2। तो हम कहते हैं कि लगभग 2 एटीपी के बराबर एनर्जी खर्च हो गई है। तो ये 2 एटीपी बोलने के बजाय हम बताएं कि 2 एटीपी इक्विवेलेंट्स हैं ये, ठीक है, कि 2 एटीपी के बराबर यहां पर एनर्जी खर्च हुई है। और काम करने वाले एंजाइम का नाम होता है पीपीडी के, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। यहां डाइकाइनेज, काइनेज हमेशा तभी आएगा जब एटीपी खर्च होगा या फॉस्फेट का मूवमेंट होगा। और डाइकाइनेज का मतलब है कि यहां 2 फॉस्फेट मूव कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? पायरुविक एसिड के लिए। तो पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो आप बताइए शुरू कहां से किया? पीईपी से, घूमकर वापस कहां आए? पीईपी में। फायदा क्या हुआ कि पीईपी में जब CO2 जुड़ा था तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया, फिर मैलिक एसिड बनाया, और फिर से हम ले आए कहां पर? बंडल की सेल्स में। यहां पर CO2 से निकालकर हमने केल्विन साइकिल चला लिया। अब बताइए, इस केल्विन साइकिल को चलाने के लिए आपको कितने एटीपी देने पड़ेंगे? तो बच्चा कहता है सर 18 एटीपी देने पड़ेंगे। वेरी गुड। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कितने NADPH2 देने पड़ेंगे? तो बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर 12 NADPH2 लगेंगे। सही है, वेरी गुड। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH2 लगेंगे। इसका मतलब यहाँ एक CO2 ही अंदर आया, एक CO2 से ग्लूकोज बनेगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो यहाँ हमें कार्बन 6 चाहिए। इसका मतलब ये C4 पाथवे भी आपको 6 बार घुमाना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो एक बार में ही एक CO2 को रिलीज किया है, लेकिन आपको तो 6 CO2 की रिक्वायरमेंट है। तो लगातार आपको इसको 6 बार घुमाना पड़ेगा, 6 बार चलाना पड़ेगा। जब ये 6 बार चलेगा तो आप बताओ, यहाँ एक बार में अगर 2 एटीपी लग रहे हैं तो 6 बार में यहाँ पर 12 एटीपी हो जाएंगे ना बच्चे, मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप सोचो 18 ये और 12 ये, तो टोटल कितने एटीपी लगे? इन C4 प्लांट, आप बताइए 30 एटीपी और 12 NADPH2 आर यूज्ड फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए कितने एटीपी लगेंगे? 30 एटीपी और 12 NADPH2। बच्चा कहता है सर आपने यहाँ पर भी NADPH2 खर्च किया था, इसको काउंट ही नहीं किया। बोलो जो यहाँ खर्च किया था वो यहाँ निकाल भी दिया। इसका मतलब ये हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। तो NADPH2 तो आपको केल्विन साइकिल वाले ही बताने हैं कि 12 NADPH2 ही खर्च हो रहे हैं। सही है बात या नहीं? यस और नो? लेकिन एटीपी आपको यहाँ पर टोटल 30 समझाने हैं। कितने एटीपी बताएंगे आप टोटल? यहाँ पर 30 एटीपी की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि C4 पाथवे का ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया है। आप पता क्या किया करिए कि भाई चलती वीडियो को रोक के बीच में पॉज करके आप नोट साथ में बनाते जाइए, अगर आप बनाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ केवल एनसीईआरटी पढ़िए, बस काम हो जाएगा। मेरे लेक्चर को यूज करिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को, एनसीईआरटी की चीजों को समझ लें, ताकि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ये आप ध्यान रखिएगा बात। आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक के अंदर। अब यहाँ एक बात और आपको समझनी है कि जो C4 प्लांट्स है, अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई 30 एटीपी खर्च कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो C4 प्लांट्स हैं वो बेटर माने जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इवोल्यूशन में एडवांस माने जाते हैं, बेटर देन C3 प्लांट। मतलब C4 प्लांट्स आर बेटर देन C3 प्लांट।
तो बात आती है कि C4 प्लांट्स अच्छे क्यों माने जाते हैं। C4 प्लांट्स अच्छे क्यों माने जाते हैं किसकी कंपेयर में, C3 की कंपेयर में। इसके कुछ रीजन है। पहला रीजन, जो C4 प्लांट्स हैं ये टॉलरेट करते हैं एट लो वाटर कंडीशन। मतलब आपको ये बताना है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो लो वाटर कंडीशन में अच्छे से टॉलरेट कर जाते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, मैं कहूँ कि भाई मेरे पास मान लीजिए 50 CO2 है, इनको फिक्स करना है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। एक मेरे पास है C3 प्लांट और एक मेरे पास है C4 प्लांट। ठीक है, CO2 कितने फिक्स कर रहे हो, 50, दोनों में कॉमन सेम। ठीक है, तो बताइए कि C3 प्लांट यहां अगर 200 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा बाय ट्रांसपीरेशन, तो आपको बताना है कि सेम अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए C4 प्लांट लगभग उससे आधा ही वाटर लॉस करेगा। इसका मतलब वाटर लॉस ज्यादा कौन कर रहा है, C3 एज कंपेयर टू C4। सेम अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए ज्यादा वाटर का लॉस कौन कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा कि भाई C3 प्लांट वाटर का ज्यादा लॉस कर रहा है एज कंपेयर टू C4। इसलिए ये लॉस कम करते हैं, इसलिए ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं कि पानी अगर कम हो, वाटर लो कंडीशन हो तो अच्छे से काम कर लेते हैं। दूसरा आपको बताना है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं, कौन, C4 प्लांट टॉलरेट एट हाई टेम्परेचर। अगर C3 और C4 प्लांट को हम कंपेयर करें तो आप बताइए कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनके लिए हम बताते हैं 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम। ठीक है, लेकिन अगर वही बात करें हम C4 प्लांट्स की, तो आपको बताना है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब C3 और C4 प्लांट्स में से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि वो प्लांट्स C4 प्लांट्स है, तो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं। तीसरा आपको रीजन बताना है कि C4 प्लांट टॉलरेट एट हाई लाइट कंडीशन। कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई लाइट कंडीशंस पर भी टॉलरेट कर जाते हैं। अब ये हाई लाइट कंडीशंस पर टॉलरेट कैसे कर जाते हैं, उससे भी हमें काम करना होगा। तो आप बताइए कि हाई लाइट कंडीशंस पर टॉलरेट कर जाते हैं, इसका रीजन है कि बताइए एट हाई लाइट कंडीशंस इन C3 plants a process photorespiration occurs while in C4 plants this process does not occur। हाई लाइट कंडीशंस पर एक प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन जो कि हो जाता है C3 प्लांट्स में, लेकिन नहीं होता है किसमें, C4 प्लांट्स में। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब बात आती है कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है और कैसे प्रोडक्शन को कम कर देता है, तो अब हम आगे फोटो रेस्पिरेशन नाम के टॉपिक के बारे में ही बात करने वाले हैं। और एनसीईआरटी में भी C4 पाथवे के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे सीक्वेंस में, तो फोटो रेस्पिरेशन ही है। अब हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटो
रेस्पिरेशन। आप बताइए इसे हम C2 साइकिल या इसे हम ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। C2 साइकिल या फिर इसे हम ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आप बताइए कि ये होता कौन से प्लांट्स में है? आप बताएंगे ये होगा C3 प्लांट्स में, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, C3 प्लांट्स में ही होगा। और होगा भी कब? तो आप बताइए एट हाई लाइट कंडीशन। अगर हाई लाइट कंडीशन है तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। कैसे? आपको बताना है कि C3 प्लांट्स में एक एंजाइम होता है रुबिस्को। इसकी हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि CO2 जुड़ता है रुबिस्को में या O2 जुड़ता है रुबिस्को में, तो बच्चा कहता है दोनों ही। लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही जुड़ पाएगा, या तो O2 जुड़ पाएगी और या फिर CO2 जुड़ पाएगा, है ना। बाइंड कौन हो सकता है रुबिस्को से? CO2 भी बाइंड हो सकता है और O2 भी बाइंड हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही बाइंड होगा, या तो CO2 या फिर O2। बात आती है कि कौन जुड़ेगा। तो आप बताइए जो अमाउंट में ज्यादा वो जुड़ जाएगा। अगर CO2 ज्यादा है और CO2 जुड़ जाता है तो यहां आप बताएंगे कि केल्विन साइकिल या C3 साइकिल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर O2 ज्यादा है और O2 रुबिस्को से जुड़ जाए तो फिर आप बताइए कि यहां पर फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। इसका मतलब फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस तब होगा जब रुबिस्को एंजाइम के साथ O2 जुड़ेगी। रुबिस्को एंजाइम के साथ O2 जुड़ेगी। आपको बताना है कि फोटो रेस्पिरेशन 3 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स में होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको डिटेल नहीं करवाऊंगा, मैं केवल उतना ही काम बताऊंगा जितना हमें एनसीईआरटी ने समझाया है। तो आपको बताना है कि भाई फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 3 सेल ऑर्गेनल्स में कंप्लीट होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है परऑक्सीसोम और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बताना है कि 3 सेल ऑर्गेनल है जहां क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों का नाम है, जो कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपको समझना कि कैसे चलता है उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन किस बात पे आएंगे मैं आपको उस पर आप डिस्कस करते हैं हम। आप बताइए हमारे पास RuBP था, 5 कार्बन का कंपाउंड जो कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। अगर इस मॉलिक्यूल में CO2 जुड़ जाए, कौन जुड़ जाए? CO2 जुड़ जाए एक एंजाइम की हेल्प से, जिसका नाम क्या है? रुबिस्को एंजाइम नाम है ना। तो आप बताएंगे कि यहां पर 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कारण उसका क्या है कि 3PGA के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो आपको बताना है कि 3PGA के एक मॉलिक्यूल में अगर 3 कार्बन है तो यहां पर 5 कार्बन RuBP में, 1 कार्बन CO2 में, टोटल कार्बन 6 और 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सही है। ये तो नॉर्मल केस है जो कि हम केल्विन साइकिल में पढ़ते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो तो क्या होगा। तो आप बताइए कि भाई RuBP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, इसमें CO2 की जगह कौन जुड़ रहा है? O2। अगर O2 जुड़ेगा, एंजाइम तो सेम है रुबिस्को, एंजाइम तो सेम है कौन? रुबिस्को। आप बताओ 5 कार्बन RuBP के और ऑक्सीजन में कार्बन कितने? हम कहते हैं ऑक्सीजन में कार्बन 0। अगर ऑक्सीजन में कार्बन 0 होगा, अगर ऑक्सीजन में कार्बन 0 होगा तो 3PGA का 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनेगा। और साथ ही साथ आपको बताना है कि यहां एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? तो आपको बताना है इसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 3 कार्बन का तो बन जाता है एक PGA और 2 कार्बन का बन जाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है। अब बताओ कि ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होकर एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लाइकोलेट।
आप बताइए, इसी से आगे प्रोसेस शुरू होता है फोटो रेस्पिरेशन। मतलब ये फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन, तो आपको बताना है ग्लाइकोलेट। अगर ग्लाइकोलेट फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है और उसमें कार्बन कितने हैं, 2, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट प्रोडक्ट के बेसिस पर C2 साइकिल है। या फिर आपको बताना है कि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम ग्लाइकोलेट होता है, इसलिए हम इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कह सकते हैं। समझना है आपको। आप बताइए, C2 साइकिल प्रोसेस है लेकिन C2 प्लांट कोई नहीं होता। C2 साइकिल भी C3 प्लांट्स में ही चलेगा, हाई लाइट कंडीशंस पर, हाई लाइट कंडीशंस पर। ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को एनसीईआरटी की थ्योरी से, C4 पाथवे के बाद एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी वहां एक बात लिखती है कि फंक्शन ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन अभी हमें पता नहीं है, नोट येट, नॉन अंडरस्टूड नोट येट, ऐसे करके एनसीईआरटी लिखती है। लेकिन जब आप समरी में जाते हो तो एनसीईआरटी कहती है कि फोटो रेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। अब बात आती है कि इसको वेस्टफुल क्यों कहा जाता है। तो आप बताइए कि इट इज ऑल्सो नॉन एज ए wasteful process because production of food or glucose decrease। कैसे? आप बताओ, आरयूबीपी के 5 कार्बन के यहां पर एक मॉलिक्यूल में जब CO2 जुड़ी तो पीजीए के यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब आप बताओ, अगर आरयूबीपी के 5 कार्बन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जुड़े तो पीजीए एक ही बनेगा ना यार। यहां 2 बन रहे हैं, यहां 1 बन रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब अगर ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको हमने क्या बता दिया, वेस्टफुल प्रोसेस बता दिया। अब एक डाउट और बच्चों को यहां पर आता है दिमाग में, वो डाउट ये होता है उसके दिमाग में कि सर एक बात बताओ, आपने कहा कि CO2 ज्यादा तो CO2 जुड़ेगी, O2 ज्यादा तो O2 जुड़ेगी, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो फिर आप बताइए फिर CO2 जुड़ेगी क्यों? क्योंकि आपको ये बात याद कर लेनी है अपने दिमाग में कि रुबिस्को एंजाइम शो मोर एफिनिटी फॉर CO2। मतलब CO2 के लिए ज्यादा एफिनिटी शो करता है एज कंपेयर टू O2। अगर दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाए तो आप बताइए कि रुबिस्को एंजाइम से कौन जुड़ेगा, तो आपका आंसर होगा कि रुबिस्को एंजाइम से CO2 जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि रुबिस्को एंजाइम शो द मोर एफिनिटी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। ये फोटो रेस्पिरेशन, हालांकि डिटेल नहीं है, केवल इसकी बेसिक जानकारी जो आपको एनसीईआरटी में दी गई है वही मैं आपको बता रहा हूं। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में हाई लाइट कंडीशंस पर होता है, लेकिन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। उसका क्या रीजन है, उस पर भी अभी हम बात करते हैं। अब देखिए कि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हाई लाइट कंडीशंस पर हो जाता है, लेकिन C4 प्लांट्स में नहीं होता, ऐसा क्यों? आप देखते हैं कि भाई हमारे पास मान लीजिए ये कोई C3 प्लांट है और ये C3 प्लांट की आप बताइए कि नीजोफिल सेल है। ठीक है। आप बताइए कि इस नीजोफिल सेल में मान लेते हैं कि ये सेल का क्लोरोप्लास्ट है। हालांकि इतना बड़ा होता नहीं, लेकिन मेरे को इसमें काम समझाना है इसलिए बता रहा हूँ। आप बताइए, इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना थाइलेकोइड प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ स्ट्रोमा थाइलेकोइड प्रेजेंट होती है। दोनों थाइलेकोइड हैं, तो बोलो PS1 और PS2। यहाँ दोनों प्रेजेंट है, PS1 भी प्रेजेंट है और PS2 भी प्रेजेंट है। तो आप बताओ कि अगर PS2 प्रेजेंट है तो वाटर का ब्रेकडाउन होकर यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। लेकिन इसी क्लोरोप्लास्ट में आप बताइए कि रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है जो कि चला रहा है किसको, तो हम बताएंगे वो चला रहा है केल्विन साइकिल को, और केल्विन साइकिल से बन रहा है ग्लूकोज। ठीक है। लेकिन केल्विन साइकिल को चलाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए CO2 की जरूरत है। अब आप सोचो कि यहां पर मैं अगर आपको बता दूं कि भाई CO2 जो है वो यहां पर मेरे पास CO2 की अमाउंट जो है बच्चे वो 3 डैश है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप बताइए कि अगर CO2 3 डैश है तो यहाँ O2 कितनी होगी, O2 कितनी होगी, बोलो। O2 डिपेंड करती है कि लाइट कितनी गिरेगी। क्योंकि आप समझिए, जितनी लाइट गिरेगी उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बैलेंस करने के लिए उतना वाटर टूटेगा, और जितना वाटर टूटेगा उतनी ऑक्सीजन बनेगी। अब आप सोचो कि लाइट आपके पास आ रही है 1,
तो आप बताओ, आपके पास O2 भी है एक। अब आप बताओ, यहाँ क्लोरोप्लास्ट में O2 एक है, CO2 तीन है, कौन जुड़ेगा? तो हम कहेंगे CO2 जुड़ेगा और कैल्विन साइकिल चल जाएगा। लेकिन आप सोचो, अगर लाइट बढ़ा के मैं यहाँ कर दूं 2, तो आप बताइए O2 2, अभी O2 और CO2 में से ज्यादा कौन? CO2 कौन जुड़ेगा? CO2 जुड़ेगा, क्या चलेगा? कैल्विन साइकिल, ग्लूकोज बनेगा। मस्त चल रही है चीज। लेकिन अगर आप बताओ कि यहाँ लाइट 3 हो जाए, तो बोलो O2 भी यहाँ 3 हो जाएगी, CO2 भी 3, O2 भी 3, रुबिस्को एंजाइम से जुड़ेगी और बात बन जाएगी और प्रोसेस चल रहा है। लेकिन आप सोचो, अगर लाइट यहाँ 3 की बजाय क्या कर दी जाए? 4, तो बताइए O2 की अमाउंट कितनी? 4। CO2 की अमाउंट कितनी? 3। O2 की अमाउंट कितनी? 4। ज्यादा कौन? O2। तो अब बताओ कि अब CO2 जुड़ना तो हो गई बंद, अब O2 जुड़ना हो गई स्टार्ट। और जब O2 जुड़ना स्टार्ट हो गई, तो यहां से प्रोसेस शुरू हो गया कौन सा? फोटो रेस्पिरेशन। और उससे हो गया क्या? प्रोडक्शन लॉस। इसका मतलब हाई लाइट कंडीशंस पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। और आप बताइए कि रुबिस्को और O2 इवॉल्विंग साइट सेम क्लोरोप्लास्ट है C3 प्लांट में। बोलो, रुबिस्को फंक्शनिंग साइट एंड O2 इवोल्ड साइट कौन है? बोलो, सेम क्लोरोप्लास्ट है। जिस क्लोरोप्लास्ट में O2 निकलती है, उसी में रुबिस्को काम करता है, इसलिए O2 जो है वो रुबिस्को को दूषित कर देती है हाई लाइट कंडीशंस पर। लेकिन अगर इसी बात को हम अप्लाई करें C4 प्लांट पर, तो क्या होगा? तो आप बताइए कि भाई C4 प्लांट में तो 2 टाइप की सेल्स काम करती हैं। बिल्कुल करती हैं। वो कौन कौन सी सेल्स हैं? आप बताएंगे। एक सेल का नाम है मेसोफिल सेल, और दूसरी सेल का नाम है बंडल शीथ सेल। सही है। क्लोरोप्लास्ट दोनों में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में भी प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल में भी प्रेजेंट होता है। ये हमने पढ़ा है। अब आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल में भी है और क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ में भी है। लेकिन दोनों के क्लोरोप्लास्ट में फर्क क्या है? कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये आप बताएंगे कि ग्रेनल है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो ए ग्रेनल है। अगर ग्रेनल है तो इसका मतलब ग्रेना थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट है। दोनों प्रेजेंट हैं तो वाटर छूट कर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना ही होना है। बंडल शीट में केवल और केवल स्ट्रोमा थाइलेकोइड प्रेजेंट होती है, और यहाँ वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता। लेकिन इस जगह पे एंजाइम काम करता है रुबिस्को, चलाता है कैल्विन साइकिल को, और बनाता है ग्लूकोज। ऐसा किसमें पढ़ रहे हैं? तो हम कहते हैं कि ऐसा हम C4 प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? C4 प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए कि इधर हमारे पास एक एंजाइम है पेप्टेज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। पेप्टेज केवल CO2 को जोड़ता है, केवल CO2 को जोड़ता है, यहाँ O2 नहीं जुड़ती रुबिस्को की तरह। अब क्या होगा? अब आप बताओ कि भाई लाइट आपने अगर इस क्लोरोप्लास्ट पर इंक्रीज करी, दोनों क्लोरोप्लास्ट पे गिरेगी। जितनी आप लाइट बढ़ाते जाएंगे उतनी O2 भी बढ़ती जाएगी, लेकिन इस O2 का लेवल केवल कहां बढ़ेगा? मेसोफिल में। बंडल शीट में तो O2 निकलती नहीं। तो फिर बंडल शीट में रुबिस्को काम कर रहा है, तो उसको CO2 कैसे मिलेगी? तो आप बताइए कि जो पैकेज एंजाइम है वो एटमॉस्फेरिक CO2 को लेगा, और इस CO2 को यहां से रुबिस्को के पास पहुंचा दे देगा। Effective pumping of CO2 by the help of the peptide towards the bundle sheath cells at the site of Rubisco functioning. Yes or no? Then Calvin cycle run and glucose is formed. अगर आप लाइट बढ़ाएंगे भी तो यहाँ ऑक्सीजन जितनी मर्जी बढ़े, उससे रुबिस्को को क्या फर्क? बच्चा कहता है कि सर ये ज्यादा ऑक्सीजन इधर जाके दुखी कर सकती है। बोलो, इसीलिए तो इसकी सेल वॉल को हमने थिक रखा हुआ है। अब अगर सेल वॉल इसकी थिक रहेगी, तो थिक सेल वॉल होने का मतलब क्या हो गया? तो आप बताइए, थिक सेल वॉल होने का मतलब है कि इधर से जो ऑक्सीजन है वो जाएगी नहीं ना रुबिस्को एंजाइम के लिए। सिंपल सी बात है बच्चे, आप इस बात को समझिए कि यहां आपको समझाना है कि O2 इवॉल्विंग साइट एंड रुबिस्को फंक्शनिंग साइट्स आर
इन डिफरेंट सेल्स, मतलब जहां O2 इवोल्व हो रही है वहां रुबिस्को काम नहीं करता, और जहां रुबिस्को काम करता है वहां O2 इवोल्व नहीं हो रही। इसीलिए आप बताइए कि भाई C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। तो आप बताइए कि रीजन के साथ मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन समझाया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, टेबल दी है एनसीईआरटी ने, उस टेबल को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। आप एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठिए और हम पूरी टेबल सॉल्व करेंगे, आपको मजा आएगा। देखिए एनसीईआरटी हमारे पास है, अगर आप ये टेबल देखेंगे तो फोटो रेस्पिरेशन के बाद ये वाली टेबल है जो हमें सॉल्व करनी है। शुरू करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉलम है, फिर दूसरा जो है वो C3 प्लांट के लिए, तीसरा C4 प्लांट के लिए, और चौथा कॉलम जो है बच्चे उसमें हमें कहा है कि भाई यहां से आंसर चूज करिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी प्लीज एनसीईआरटी साथ में खोलिए। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स में होता है, जबकि C4 प्लांट्स में ये बंडल शीट सेल्स में होता है। इसका मतलब C3 प्लांट्स में इसका आंसर आएगा मीजोफिल, और C4 प्लांट्स में इसका आंसर आएगा बंडल शीट, क्योंकि केल्विन साइकिल पूछा गया है। दूसरा है कि सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया कि भाई एटमॉस्फेरिक CO2 आकर जुड़ रही है। तो वो एटमॉस्फेरिक CO2 पहली बार कहां आकर जुड़ेगी, तो आप बताएंगे कि भाई C3 प्लांट्स में तो मीजोफिल सेल्स नहीं आएगी क्योंकि एक ही टाइप की सेल्स है, लेकिन C4 प्लांट्स में एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो किस में आती है, तो हम बताते हैं कि बंडल शीट सेल्स में। यस और नो? तो बच्चा कहता है बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। एटमॉस्फेरिक CO2 तो मीजोफिल सेल में ही एंटर करेगी। बंडल शीट सेल्स में तो केल्विन साइकिल होता है, इसलिए दोनों ही सेल्स का यहां पर आंसर, C3 प्लांट में भी मीजोफिल और C4 में भी मीजोफिल आंसर ही आएगा। फिर थर्ड है कि हाउ मेनी सेल्स टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। कितने टाइप की सेल C3 प्लांट में CO2 को फिक्स करती है? आप बताइए। C3 प्लांट में एक, उस सेल का नाम हम बताते हैं, उस सेल का नाम मीजोफिल। और दूसरा C4 प्लांट्स में कौन? तो बताइए दो सेल्स, मीजोफिल्स और बंडल शीट, हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP और C4 प्लांट्स में PEP। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसको। नंबर ऑफ द कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP विद 5 कार्बन एंड C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP विद 3 कार्बन। नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट C3 प्लांट का PGA विद 3 कार्बन, C4 प्लांट्स का OAA विद 4 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ द कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। वेरी गुड। C3 प्लांट्स में पहला प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट PGA है, तो उसमें कार्बन 3, और C4 प्लांट्स के लिए पहला प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, तो उसमें कार्बन 4। डज द प्लांट हैव रुबिस्को। बोलो सभी प्लांट हैव रुबिस्को, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो रुबिस्को रखेगा, चाहे C3 हो चाहे C4 हो, दोनों में आंसर यस आएगा। नेक्स्ट है कि डज द प्लांट हैव पेप्टेज। C3 में बच्चा याद करता है नो, और C4 में बच्चा याद करता है यस। तो आपको बताना है कि पेप्टेज एंजाइम होता दोनों में ही है, C3 में भी और C4 में भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करता। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि क्या रुबिस्को एंजाइम फोटोसिंथेसिस में काम करता है, तो दोनों के लिए आंसर यस आएगा, चाहे C3 हो चाहे C4 हो। लेकिन क्या पेप्टेज एंजाइम फोटोसिंथेसिस के लिए काम करता है, तो C3 के लिए तो यस है, सॉरी नो है, लेकिन C4 के लिए यस है। समझ रहे हैं? तो यहां उन्होंने फंक्शनिंग तो पूछी नहीं है, यहां क्या पूछा है, उन्होंने पूछा कि होता है, बोलो हाँ। जैसे ह्यूमन में अपेंडिक्स होती है लेकिन कोई काम की नहीं होती, वही बात यहां पर है। तो दोनों में आंसर यस यस लिखिए आप। बस याद रखिए कि होता तो है लेकिन फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करता। फिर बच्चा कहता है कि होता है तो क्या करता है। तो अगर किसी को जानना हो आउट ऑफ द सिलेबस ये बात, तो प्लीज मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। विच सेल्स इन द प्लांट हैव द रुबिस्को। देखो रुबिस्को एंजाइम C3 प्लांट्स में कहां होता है, तो बोलो मीजोफिल सेल्स में, और C4 प्लांट्स में कहां होता है, तो बोलो बंडल शीट सेल्स में। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशंस। अगर हाई लाइट कंडीशंस है, मतलब लाइट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, बोलो CO2 का फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस हाई लाइट कंडीशंस में C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा बच्चे, तो आप बताइए रेट कम हो जाएगी। और C4 प्लांट्स में तो हाई ही बनी रहेगी, रेट हाई ही बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है।
तो अब क्या है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसका C3 प्लांट में आंसर लो मत करिए। आप बताइए मैक्सिमम से कम हो जाती है लेकिन जीरो नहीं होती, या जीरो के आसपास नहीं होती। प्रोडक्शन तो होता है क्योंकि पीजीए तो बनता है, लेकिन बहुत कम प्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए आपको बताना है कि यहां पर मीडियम आएगा आंसर। इसलिए एनसीईआरटी में 3 ऑप्शन दिए, लो, हाई और मीडियम। तो आपको बताना है कि C3 प्लांट में फिक्सेशन रेट जो है CO2 का, वो मीडियम होता है हाई लाइट कंडीशन में, मीडियम, क्योंकि जीरो के आसपास नहीं है प्रोडक्शन, पीजीए बनता तो है ही। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटीज, बोलो ना। लो लाइट इंटेंसिटी पे C3 C4 दोनों में नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए हाई लाइट इंटेंसिटी होना जरूरी है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट हाई लाइट कंडीशंस, बोलो C3 प्लांट्स में हाई, C4 प्लांट्स में निग्लिजिबल, होता ही नहीं है C4 में। तो वेदर फोटो रेस्पिरेशन कुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन, लो CO2 कंसंट्रेशन पर फोटो रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि O2 फिर ज्यादा हो जाएगी ना, लो CO2 है मतलब C3 प्लांट में, बोलो हाई। लेकिन C4 में निग्लिजिबल, C4 में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसंट्रेशन, हाई CO2 कंसंट्रेशन पे तो फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हाई CO2 कंसंट्रेशन का मतलब है CO2 फुल है, इसका मतलब फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। तो दोनों के लिए आंसर C3 C4 के लिए निग्लिजिबल आएगा। फिर एनसीईआरटी पूछती है टेम्परेचर ऑप्टिमम, C3 प्लांट के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस बताया था मैंने, और C4 के लिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ऑप्शन में अबव 40 भी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर, अबव 40 पर आप बताएंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं बेटा वो डीनेचुरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर ऑप्टिमम के बाद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में एनसीईआरटी देखो क्या लिख के दे रही है चूज फ्रॉम के अंदर, कि कट द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ डिफरेंट प्लांट्स एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर द क्रेंच एनाटॉमी। मतलब जिनमें क्रेंच एनाटॉमी दिख जाएगी, मतलब बंडल की सेल्स बड़े साइज की ग्रीन दिख जाएंगी, वो तो C4 होंगे, और जिनमें क्रेंच एनाटॉमी नहीं होगी वो C3 होंगे। आपको ऐसे याद करना है कि ज्यादातर जो मोनोकोट्स होते हैं वो C4, और जो डाइकोट्स होते हैं वो C3 होते हैं ज्यादातर, सारे नहीं, ऑल नहीं, ऑलवेज नहीं कह रहा हूं, ठीक है। मोनोकोट्स एडवांस है एज कंपेयर टू डाइकोट्स, तो बोलो C4 एडवांस है एज कंपेयर टू C3। तो इसलिए मोस्ट ऑफ दी जो हम बताते हैं C4 वो मोनोकोट्स होते हैं। लेकिन व्हीट और राइस, गेहूं और चावल, प्लांट तो बोलो कैसे हैं, बिल्कुल मोनोकोट है, लेकिन होते कैसे हैं बताइए, C3। तो व्हीट और राइस मोनोकोट होते हुए भी C3 प्लांट होते हैं। ये टेबल आपको क्लियर करनी है। अब आगे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, अफेक्टिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस।